गुड इवनिंग एवरीवन। और एक फिर नए सेशन के साथ आपके संविधान को उस टॉपिक को लेते हुए मैं हूं ज्ञान प्रकाश। और जैसा कि जान रहे हैं कि ये पर्सनल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर हूं। और अन अकेडमी पर क्यों इस पर हूँ, इसका भी कई कारण है। मैंने कभी चर्चा नहीं किया अन अकेडमी के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा एक ब्रीफ बता दे रहा हूँ। और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम उस प्लेटफॉर्म पर हैं गया से। निश्चित रूप से एक लंबा अनुभव है, यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूँ। अन अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं रोमन सैनी, वो आप समझिए कि वो एम्स 17 साल में उन्होंने एम्स में टॉपर रैंक में से रहे। फिर उसके बाद उन्होंने आईएएस के एग्ज़ाम दिया और शायद 16वां रैंक रहा इनका। और फिर उसके बाद दोनों जगहों से उन्होंने दोनों से रिजाइन देकर अन अकेडमी इंस्टीट्यूट खोला। और इसका आज वर्तमान में 2 करोड़ से ऊपर यूजर हैं और 4000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैपिटल हो चुका है। और लगभग 1000 एजुकेटर पढ़ा रहे हैं और 2 करोड़ से ऊपर इससे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इसका ये आप गूगल पर सर्च करिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आज ऑन द नेट है, आपके मोबाइल में है। हम उसी इंस्टीट्यूट से जुड़कर आज गए नहीं बल्कि पूरे बिहार के प्लेटफॉर्म पर, झारखंड यूपी के प्लेटफॉर्म पर आपका ये क्लास जा रहा है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बहुत सारे जगहों के बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। और हम इस प्रश्न के माध्यम से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, टॉपिक के माध्यम से, कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाए और उसको पढ़ा जाए। और इसी रूप में आप लोगों ने देखा कि हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टॉपिक लिया। उसी तरह से एक टॉपिक है राज्यों में एडवोकेट जनरल, राज्यों में एक टॉपिक है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो जो महान्यायवादी का कल्चर है वही राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल का कल्चर है, सेम टू सेम है। उसके बाद भी हम लोग इस क्लास के बाद एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। तो इसके पहले मैं कुछ तथ्य है, संविधान के महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं जो मैं बीच बीच में लेकर आ रहा हूँ। और मैंने बताया था कि 50 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर आया था। आज हमारा 51 क्वेश्चन हो जाएगा, जो आप शायद कुछ इस तरह का प्रश्नों को आप अपने कॉपी में भी लिखा करेंगे, कॉपी में भी राइट डाउन किया करेंगे, ताकि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए। आप लोग की उपस्थिति सराहनीय है, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें और इस क्लास का फायदा उठाते रहें। तो मैं आता हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर कि पहला क्वेश्चन है, भारत में विधि का शासन किस देश की देन है? रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन का मतलब रूल ऑफ लॉ। भारत में रूल ऑफ लॉ किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार शामिल किया गया? किस देश के संविधान का ये अंग है रूल ऑफ लॉ? भारत में कानून का शासन है, आप लोग जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो भारत में जो विधि का शासन है, तो रूल ऑफ लॉ, ये हमें लिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा। ये हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 जो फंडामेंटल राइट है, तो सबसे पहले जरूरत था कि पहले तो हमारे अंग्रेजों का शासन था, तो उनके लिए रूल ऑफ लॉ अपने लिए तो था लेकिन हमारे लिए नहीं था। हम लोगों ने जब संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, जब इंस्टीट्यूशन बने, पावरफुल इंस्टीट्यूशन बने, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, डीएम, एसपी का पद बना। और चूंकि हमारे देश में काफी डाइवर्सिटी है, काफी विविधता है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के साथ, नागरिक नहीं बल्कि हमारे देश के भूमि पर रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ विधि को लेकर, कानून को लेकर, रूल रेगुलेशन को लेकर अनावश्यक भेदभाव न हो। इसलिए संविधान में एक टॉपिक जोड़ा गया जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और वह टॉपिक था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में भी पहला जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी।
पहला जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो समता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी, और उस राइट टू इक्वलिटी का जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14 है, और 14 यही कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। उसी इक्वलिटी बिफोर लॉ को ही मतलब इसके रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत देखा गया। विधि के नजर में सभी लोग समान हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ इसका कंसेप्ट था भारत में विधि का शासन। तो हमारे देश में जब लिखा क्यों कि ताकि हमारा देश का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति कानून को लेकर भयभीत नहीं हो, इसलिए यह आर्टिकल्स रिलेटेड है। हमारे यहाँ विधि का शासन का जो रिलेटेड है वो आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड है, और ये फंडामेंटल राइट में चर्चा है, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। और इस आर्टिकल में 3 चीजें हैं, राइट टू इक्वलिटी है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन इन इक्वल सर्कमस्टांसेज है। 3 सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल सर्कमस्टांसेज, प्रोटेक्शन ऑफ इक्वलिटी इन इक्वल सर्कमस्टांसेज। हमारे यहाँ 3 चीज है, विधि का शासन है, दूसरा है सामान्य परिस्थितियों में सामान्य सुरक्षा, और तीसरा है कि हमारे यहाँ कोई भी काम होगा तो अकॉर्डिंग टू विधि होगा, विधि के शासन के अनुसार होगा। कानून की प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। हमारे यहाँ क्या है कि प्रोसीजर कि मतलब कसाब को भी फांसी दिया गया तो उसके लिए एक प्रोसेस को अपनाकर, ये नहीं कि डायरेक्ट उसको फांसी दिया गया। इसलिए हमारी 3 चीजें हैं कि विधि का शासन, सामान्य परिस्थितियों के लिए सामान्य कानून, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य कानून, और तीसरा है कि विधि सम्मत प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इस तरह से उसमें पहला है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। देखें थोड़ा फंडामेंटल राइट, तो इस प्रकार हमारे को ये आप समझ गए। और इसमें भी रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ ये कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहां से लिया गया? ये जापान से लिया गया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहां से लिया गया? ये जापान की देन है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस। इसमें 3 चीज था, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि सम्मत प्रक्रिया जापान से, और तीसरा लिया गया, तीसरा आपको कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अर्थात द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब सामान्य परिस्थितियों के लिए सामान्य कानून। तो ये आपका चीज है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न पर देखते हैं, जिसमें आपसे आशा है कि आप इस प्रश्न को सब लोग लिखकर बताएंगे। इसमें है कि राज्य लैंड रिफॉर्म जो है, जिसमें जमींदारी प्रथा को अबोलिश ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना, जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। राज्य मतलब सरकार, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म किस अनुसूची में शामिल है? जो भूमि सुधार कानून है, लैंड रिफॉर्म जो एक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुसूची अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल्स में उसको शामिल किया गया है? किस शेड्यूल्स में शामिल किया गया है? हाँ सही है, शेड्यूल्स नंबर 9। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ लोगों के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं, 1 कट्ठा भी नहीं, और कुछ लोगों के पास 5-5 हजार 10-10 हजार एकड़ जमीन थी। हमारे यहाँ जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ना, वो काफी इनइक्वलिटी था, काफी असमानता था। भूमि का जो बंटवारा था या जो हमारे यहाँ भूमि की उपलब्धता थी किसानों के बीच में, वो काफी मतलब असमानता था। किसी के पास 10,000 एकड़ है और किसी का कुछ नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। There were only 8 schedules in our constitution at the time of commencement.
हमारे संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, इसलिए और उस समय भी राइट टू प्रॉपर्टी इन द आर्टिकल 31 एज द फंडामेंटल राइट, और अनुच्छेद 31 के तहत हमारा संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, इसलिए संपत्ति किसी से हम छीन भी नहीं सकते थे। इसीलिए एक 9वां अनुसूची 9th शेड्यूल्स बनाया गया और कहा गया कि 9th शेड्यूल्स में जो सब्जेक्ट संसद कानून बना के पास कर देगी उसको कोर्ट के द्वारा उसको न्यायालय में उस सब्जेक्ट को नहीं उठाया जा सकता, अर्थात जुडिशियल एक्टिविटी, जुडिशियल फंक्शन से 9वीं अनुसूची को बाहर कर दिया गया। जुडिशियल फंक्शन से 9वीं अनुसूची को बाहर कर दिया गया कि जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उस पर न्यायालय में प्रश्न नहीं होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। जो प्रश्न संसद से, ध्यान दीजिए, जो प्रश्न संसद से पास करके अगर 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाएगा, 9th शेड्यूल्स में शामिल किया जाएगा, तो उन प्रश्नों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकती, केस रजिस्टर नहीं कर सकती। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई कानून नहीं बन सकता था। तब क्या होता, इसलिए 9वीं सूची में डाला गया कि 9वीं सूची में डाल दो तो कोर्ट में जाएगा ही नहीं। और इसीलिए लगभग आज 284 कानून 9वीं सूची में है, और इस तरह से 9वीं सूची का निर्माण आपको किया गया और उसी में भूमि सुधार कानून को शामिल किया गया। आज इसमें 9वीं सूची में 284 केसेस है। ये हो गया आंसर, इसका क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। ठीक, नेक्स्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में भविष्य लक्षी विनिर्णय का निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में भविष्य लक्षी विनिर्णय का निर्णय दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको कानून की व्याख्या, उसमें कई महत्वपूर्ण केसेस लाया, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल। तो ये जो भविष्य को लक्ष्य करके जो निर्णय दिया गया वो था गोलकनाथ। कौन सा केस था? गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967, गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया? सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया? बताइए, आप लिखिए जल्दी। पहला संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा संशोधित किया गया? तो इसका होगा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 368 में संशोधित किया गया, बाद में 24वां में भी किया गया है, और बाद में एक दो संविधान संशोधन और है। और 7वां संविधान संशोधन में एक और विशेषता है कि ये लेके आया था प्रोविजन राज्यों के पुनर्गठन, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट को लेकर आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लेकर आया था, जिसके तहत अनुच्छेद 1 में भी संशोधन हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भी हुआ था, अनुसूची 1 में भी हुआ था, और अनुसूची 4 में भी हुआ था। बहुत जगह संशोधन हुआ था, लेकिन यहाँ 368 में संविधान में आर्टिकल नंबर 368 में अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, उसमें पहली बार अमेंडमेंट 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनली किसमें लिखा गया? इंग्लिश में लिखा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया गया, हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया, और यह अनुवाद कराने का अधिकार, अनुवाद को मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, वो किसके आदेश से इसको फिर पब्लिश किया गया? तो वो इस तरह से संविधान का कोई भी आदेश अगर जारी होगा तो याद रखिएगा, इसमें कंसेप्ट है, इस तरह का क्वेश्चन सैकड़ों पूछे जा सकते हैं जो आपको मेन टॉपिक के लिए थे। याद रखिएगा, जब भी जो कोई यूनियन का विषय होगा, संघ का विषय होगा, जब भी कोई संघ का विषय होगा और उसमें पूछा जाएगा किसके अनुमति से, तो निश्चित रूप से उसका चाहे 100 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा, और वह क्या है? प्रेसिडेंट। ये सब कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है, प्रेसिडेंट। ठीक, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों, चलिए ये तो आपको बताना पड़ेगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों, क्वेश्चन देखिए,
लोकसभा में आंग्ल भारतीयों मतलब एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करता है, मनोनयन करता है, वो किस अनुच्छेद से करता है? लोकसभा में, चलिए 10 सेकंड टाइम लीजिए जल्दी आप। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा सब जगह मिलता है, बहुत लोग लिख रहे हैं, कमेंट लिखिए। एंग्लो इंडियन का लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट मनोनीत किस अनुच्छेद से करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हैं कि सब लोग इसको जान रहे होंगे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 331 अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है और इसे भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त किया जा रहा है कि अब ये भी 2 नॉमिनेट नहीं होंगे। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 330 के द्वारा लोकसभा में एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 करता है और एंग्लो इंडियन का 331 करता है। और जब हम राज्य के विधानसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन के बारे में जाएंगे तो राज्य अपने विधानसभा में अनुच्छेद नंबर 332 से एससी एसटी का अनुसूचित विधानसभा, जैसे विधानसभा है बिहार की, तो बिहार की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो सीट का जो रिजर्वेशन है उसकी चर्चा अनुच्छेद 332 में है। ठीक है, और ऐसे समझिए, देखिए चलते हैं हम लोग संसद से, लोकसभा से। तो लोकसभा में सीटों का आरक्षण कहां से शुरू होगा? तो लोकसभा में सीटों का आरक्षण जब भी पढ़िएगा तो आप 330 उठा लीजिए और 330 उठा के आर्टिकल नंबर 330 उठा के आगे बढ़ते जाइए। तो लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों का रिजर्वेशन आर्टिकल नंबर 330 और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का 331। तो संसद खत्म हो गया, तो चलिए आइए विधानसभा। तो विधानसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन आर्टिकल नंबर 332 और उसके बाद विधानसभा में अगर एंग्लो इंडियन का कराना है तो अनुच्छेद 333। इस प्रकार से आपको एससी एसटी और वीकर सेक्शन की बातें आर्टिकल नंबर 330 से ऑनवर्ड्स की गई हैं। और इस प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। 21 आर्टिकल की चर्चा थी, आर्टिकल नंबर 331। वही आपसे पूछ दें कि राज्यसभा में काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा में राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा 12 सदस्यों को, राज्यसभा में राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है? बताइए। 12 सदस्य को आप तो सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। देखिए पहले भी बता चुके हैं कि प्रश्न का मतलब, एमसीक्यू का मतलब नहीं कि इसका आंसर ए होगा और चल दिए, इस तरह से आप लोग नहीं पढ़े। अपना जब सेल्फ स्टडी सेट बनाते हैं तो आप बस केवल उसको आंसर देखे, क्वेश्चन का नहीं आ रहा है तो आंसर बी होगा, बी टिक कर लिए। नहीं, बी टिक करने से काम नहीं चलेगा। एमसीक्यू पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एमसीक्यू में आपको पढ़ने का तरीका, अब समझिए कि अगर एबीसीडी केवल करते रहिएगा तो बस एक इंफॉर्मेशन होगा और उस तरह के क्वेश्चन को अपने दिमाग से कभी भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। एमसीक्यू में एबीसीडी का आंसर से नहीं चलेगा, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट देना पड़ेगा। ये क्यों है, कैसे आया, इसका क्या आंसर होगा, उससे रिलेटेड 3-4 फैक्ट होना चाहिए, 5-6 फैक्ट होना चाहिए, उससे रिलेटेड टॉपिक का एक्सप्लेन। देखिए एमसीक्यू में 3 चीज होना चाहिए, जो आंसर है वो किस टॉपिक का है, वो आंसर है किन परिस्थितियों में है, उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है और उससे मिनिमम एक कंसेप्ट भी होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत है, 331, तो मैंने वही बताया 330, वही बताया 332, वही बताया 333 और वही बताया राज्यसभा में सीटों का नॉमिनेशन जो करता है राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता हो किस आर्टिकल में। यह हुआ कि उसे एमसीक्यू से 4-5 क्वेश्चन
बनते हैं, फायदा होते हैं, कंसेप्ट बनता है, आपको पढ़ने का तरीका बदलते हैं। इसलिए जब भी आप सेल्फ स्टडी करिए, जब भी सेट प्रैक्टिस बनाइए, तो एमसीक्यू की इधर उधर नेट से आप खोजिए, लिखिए और उसको याद करिए। तो इस तरह से आर्टिकल्स नंबर 80 के क्लाउज सब क्लाउज 1 में लोकसभा में 12 सीटों का रिजर्वेशन, 12 सीटों को नॉमिनेशन करने का राष्ट्रपति का अधिकार है, जो कि आप जानते हैं साहित्य है, कला है, विज्ञान है, सामाजिक चीज है, पर्यावरणविद है ना, इस तरह के लोगों को उसमें शामिल किया गया। खिलाड़ी के रूप में बाद में लास्टली जो अमेंडमेंट किया गया था कि उन 12 सीटों में खिलाड़ी को भी, स्पोर्ट्समैन को भी डाला जाएगा। ठीक है, पत्रकारिता से लोग जाते हैं, इस तरह से सामुदायिक कम्युनिटी वर्क काम करने वाले लोग उसमें जाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब ईवीएम बताइए, कोई ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस राज्य में हुआ? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन का लिस्ट है, आप में इसमें 100 क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, लेकिन उतना संभव नहीं। ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस राज्य में हुआ, कौन बताएंगे? यस, ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस राज्य में हुआ? जल्दी, अभी आंसर नहीं आया है। ईवीएम का पहली बार प्रयोग सांकेतिक रूप से केरल में हुआ था। पहली बार सांकेतिक सिंबॉलिक रूप से केरल में हुआ था और पूर्ण रूप से गोवा में हुआ था। पहली बार उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहां लागू किया गया? केरल में, लेकिन पूरे विधानसभा, केरल में एकाक दो किया गया था, एकाक विधानसभा में देखा गया था, लेकिन पूरे विधानसभा में ईवीएम के द्वारा इलेक्शन गोवा में कराया गया था, क्योंकि गोवा छोटा राज्य भी था और काफी एजुकेशन वहां था, एजुकेटेड लोग थे, और इसलिए पहली बार ईवीएम का प्रयोग गोवा में कराया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में कब कराया गया था, तो 1982 में, 1982 में। केरल में कब कराया गया? 1982 में, 1982 में कराया गया, जबकि गोवा में 1999 में कराया गया था। गोवा में 1999 में, गोवा में 1900। केरल के थरूर विधानसभा, जो पहली बार केरल में कराया गया था, तो केरल के थरूर विधानसभा में ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में, 1982 में केरल में, केरल के थरूर विधानसभा में एक पायलट प्रोजेक्ट, केरल के थरूर विधानसभा में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कराया गया था। जबकि पूरे विधानसभा, पूरे कंस्टिट्यूएंसी में, पहली बार पार्लियामेंट में नहीं, पूरे कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन 1999 में कराया गया था। एंड दैट टाइम वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो अब पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? जो अगर ये क्वेश्चन बताएंगे उनको मेरे तरफ से आपको 10 में से 9 पॉइंट मिलेंगे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? 10 में से 9 पॉइंट। पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? 10 में से 9 पॉइंट आपको मिलेंगे। जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामा देवी थी। चलिए, जो लोग लिखे हैं सही उनको 9 पॉइंट में दे रहा हूं। जो लोग वेरी गुड, 9 पॉइंट में दे रहा हूं, 9 पॉइंट। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रामा देवी। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रामा देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात। पहले तो आप समझिए फाइनेंशियल इमरजेंसी किस देश से लिया गया है? तो वित्तीय आपात जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जापान के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात जो 3 तरह के हमारे यहाँ आपातकाल है, और ये हमारे यहाँ आपातकाल संविधान के भाग 18 में है। आपातकाल कहाँ है? संविधान के भाग 18 में है, जिसमें आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक है। तो वित्तीय आपात की घोषणा संसद द्वारा किस बहुमत से पारित होगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे आज देखिए कोरोना का टाइम है, तो अगर इकोनॉमी बहुत गड़बड़ा जाती है तो सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। किस बहुमत से पारित होगा? नहीं, 2/3 से नहीं होगा, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। और ये मंत्रिमंडल के लिखित से, देखिए कोई भी इमरजेंसी की घोषणा होगा तो वो मंत्रिमंडल कैबिनेट के लिखित सिफारिश के आधार पर होगा। और आर्टिकल नंबर 352, 56 और 360, आर्टिकल नंबर 360, अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। और जब एक बार इसे लगाया जाएगा तो इसे 60 दिनों के अंदर संसद से, कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर संसद से पास कराना पड़ेगा। 60 दिनों के अंदर संसद से
पास कराना पड़ेगा। तो साधारण बहुमत से पास होगा और 60 दिनों के अंदर। बाकी अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसको राष्ट्रीय, याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगता है तो भी 60 दिनों के अंदर पास कराना पड़ेगा। जब फाइनेंशियल वित्तीय आपात लगेगा तो भी 60 दिनों के अंदर पास कराना पड़ेगा। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगा तो अनुच्छेद नंबर 352 से उसको पास कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट आयु 62 होती है। हाई कोर्ट की रिटायरमेंट आयु 62 होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कोई भी हो 62 होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है। ये दोनों जज होते हैं, अगर कभी रिजिग्नेशन देना होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को तो सीधे राष्ट्रपति के नाम से रिजिग्नेशन देते हैं। हाई कोर्ट में लोग गड़बड़ा जाते हैं, राज्यपाल मार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो त्याग पत्र के रूप में, रिजिग्नेशन के रूप में राष्ट्रपति को मारते हैं और हाई कोर्ट में राज्यपाल चले जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति के नाम से ही देंगे। हाई कोर्ट के जज भी त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति के नाम से देंगे। ये भी एक बहुत सोचने की बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिटायरमेंट की आयु 60 साल है, हाई कोर्ट में 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है। लेकिन दुनिया के, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, कनाडा की बात कर लीजिए, है ना, बहुत सारे, पुर्तगाल की बात, फ्रांस की बात, जर्मनी की बात, लगभग यूरोपीय देशों में जो जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 70 साल है। 70 साल उनकी जो रिटायरमेंट एज है, उनकी रिटायरमेंट एज 70 साल है। जबकि भारत में 60 साल, 62 और 65 है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा 60 साल, हाई कोर्ट में जाएगा 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा 65। हालांकि हाई कोर्ट के जजों की भी रिटायरमेंट आयु 65 साल करने की बात की जा रही है। प्रस्ताव भी एक बार भेजा गया था लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो ये हो गया आपको हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट आपको राज्य का विषय है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल नंबर 124 से होती है और हाई कोर्ट की स्थापना आर्टिकल नंबर 214 से होती है। और ये अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट निकालता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा 5 प्रमुख रिट को निकालता है। इधर आते हैं, भारत में लोकहितवाद का जनक किसे कहते हैं? चलिए लिखिए, भारत में लोकहितवाद का जनक किसे कहते हैं? लोकहित, जो मतलब PIL ये सब डालते हैं, जनहित याचिका डालते हैं, तो उसका जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनको। PIL, जनहित याचिका, उन्हीं के समय ये शुरू हुआ। किसे कहा जाता है? PN भगवती। तो भारत में लोकहितवाद का जनक PN भगवती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समय कम है। जिला परिषद और ब्लॉक लेवल, जिला परिषद और ब्लॉक मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति में दिया था? क्या बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंधवी समिति? किसने कहा था कि जो गठन किया था पंचायती राज के लिए, एक जिला परिषद पर हो और एक मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो वह समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। राष्ट्रपति आप जानते हैं 1, 2, 3 के तहत करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। 213 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के तहत और राज्यपाल 213। संसद की सबसे पुरानी जो फाइनेंशियल कमेटी कौन सी है? तो वो लोक लेखा समिति है। संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। कौन सी समिति है? लोक लेखा। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22। 15 कहां से होते हैं? लोकसभा से। 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से। तो संसद की सबसे पुरानी जो फाइनेंशियल कमेटी है वो कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, डुअल हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। केंद्र में 2 सदन, जैसे आज संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से केंद्र में 2 सदन, डुअल हाउस लेजिस्लेचर। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा
गठित किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा गठित किया गया, तो वो उसका एक्ट नाम होगा 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्र में आज जैसे लोकसभा राज्यसभा उस तरह से 1919 के एक्ट के तरह ही केंद्र में इसकी स्थापना की जा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, अनुच्छेद 16 तो 1892। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय मतलब चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 में। तो आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था का मतलब कि निर्वाचित होकर प्रतिनिधि आए, पार्लियामेंट्री फंक्शन में जुड़े, तो ये 1892। आगे आते हैं, पार्लियामेंट्री सुधार किस रिपोर्ट पर प्रकाशित किया गया था, 17वां नंबर क्वेश्चन, अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति, इसका क्या होगा, अरुंडेल समिति, ये फैक्ट है केवल, अरुंडेल समिति। पार्लियामेंट्री किस रिपोर्ट पर अरुंडेल समिति। विधान परिषद किस साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रख सकता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है, तो उसका आंसर है 4 माह, 4 मंथ। तो इसी की तरह से हमारा क्वेश्चन का राउंड समाप्त होता है। अगले क्लास में हम पुनः मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।